गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हाई सीज ट्रीटी। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके इन्वायरमेंट के लिए। तो इंडिया ने साइन और रेटिफाई कर दिया है हाई सीज ट्रीटी को, जो कि एक ग्लोबल एग्रीमेंट है कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ओशंस के लिए। हाई सीज ट्रीटी का ऑफिशियल नेम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शंस। उसके ऊपर जो एग्रीमेंट है, और इसको मार्च 2023 में नेगोशिएट किया गया था। तो हाई सीज़ क्या होते हैं? ये वो पार्ट ऑफ ओशन है जो कि किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है, टेरिटोरियल सी में नहीं आता है, या फिर इंटरनल वाटर्स में नहीं आता है। तो हाई सीज़ जो हैं वो एरियाज़ ऑफ द ओशन है जहाँ पर कोई भी कंट्री की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की नहीं होती है। तो इनको मैनेज करना या फिर इसके ऊपर एक ट्रीटी की क्यों ज़रूरत है? तो आपको पता है कि हाई सीज़ जो हैं वो 64% ऑफ ओशन सरफेस को कवर करते हैं, और 43% ऑफ द अर्थ को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जहाँ पर 2.2 मिलियन मरीन स्पीशीज़ रहती हैं। ओशंस एक इंटीग्रल पार्ट हैं ग्लोबल क्लाइमेट साइकिल का। तो इसीलिए प्लानट को हैबिटेबल रखने के लिए इस ट्रीटी को नेगोशिएट करना इम्पॉर्टेंट था। तो यूएन क्लॉस ने सभी कंट्रीज़ को कहा है कि ओशन इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है रिसोर्सेज को, क्योंकि कोई भी उसके लिए मैकेनिज़म्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो जैसा पेरिस एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज के लिए, वैसे ही एक हाई सीज ट्रीटी यूएन क्लॉज के अंडर जो है वो अब नेगोशिएट की गई है। तो यूएन हाई सीज ट्रीटी है क्या? इसका ऑफिशियल नेम, जैसा मैंने आपको बताया, कि एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शंस है। ये पहली ऐसा इंटरनेशनल लॉ बनेगा जो कि कुछ प्रोटेक्शन देगा नियरली 2/3 ऑफ द ओशन को, जो कि किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। और ये ट्रीटी जो है लीगली बाइंडिंग होगी नेचर में। ओके। अगर हम इसके कुछ प्रोविजंस देखें, तो जो ये ट्रीटी है ये मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डिमार्केट कर रही है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ आप समझ सकते हो कि जैसे ओशन सिस्टम्स के नेशनल पार्क्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स कह सकते हो आप उसको। ठीक है। तो ये वो वाले एरियाज़ हैं ओशन सिस्टम्स में जो कि स्ट्रेस में है, और इनको आप नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स कह सकते हो ओशन के। और ये एक्टिविटीज़ जो हैं इन एरियाज़ में हाईली रेगुलेटेड रहेंगी। अभी सिर्फ 1.44% ऑफ हाई सीज़ जो है वो प्रोटेक्टेड है। इसको ऑफ कोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दिसंबर 2022 में जब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कंडक्ट किया गया मॉन्ट्रियल कनाडा में, तो कंट्रीज़ ने एग्री किया कि वो एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम्स को इफेक्टिव रिस्टोरेशन के अंडर लाएंगी बाय 2030। अब सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज की भी बात की जा रही है, और उससे जो बेनिफिट्स निकल रहे हैं उसकी इक्विटेबल शेयरिंग की बात की जा रही है। क्योंकि आपको पता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो मरीन ऑर्गेनिजम्स की है वो एक्सट्रैक्ट की जा रही है। तो ये ट्रीटी इंश्योर करेगी कि कोई भी बेनिफिट अगर अराइज हो रहा है इन सच एफर्ट से, तो चाहे वो मॉनेटरी गेंस भी क्यों ना हो, वो किसी भी तरह से उसका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंट्रोल उसके ऊपर ना लगाए। ठीक है। ये नॉलेज जो भी इससे निकलेगी वो सभी के लिए जो है वो अवेलेबल होगी, और वो ओपनली एक्सेसिबल भी बनाई जाएगी। ठीक है। तो इस ट्रीटी के अंदर कमर्शियल या कोई भी तरह की एक्टिविटीज़ जिससे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है मरीन इकोसिस्टम को, उसको उसके लिए जो है एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जाएगी। ठीक है। तो उससे उसको करने से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जाएगी, और कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी किया जाएगा, ताकि स्मॉल आइलैंड स्टेट्स और लैंडलॉक्ड नेशंस जो हैं वो मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सकें कंजर्वेशन एफर्ट्स में। एक न्यू बॉडी क्रिएट करने की भी बात की जा रही है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ ओशन लाइफ और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन द हाई सीज़ को जो है वो मैनेज करेंगे। ठीक है। तो अब अगर हम स्टेटस देखें इस ट्रीटी का, तो ये ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ बनेगी 120 डेज़ के बाद, जब कम से कम 60 कंट्रीज़ जो है वो रेटिफाई कर देंगी इस ट्रीटी को। तो 91 कंट्रीज़ ने साइन तो कर दी है ट्रीटी, लेकिन अभी तक सिर्फ 8 कंट्रीज़ ने ही रेटिफाई की है। इंडिया भी जो है इंडिया ने साइन और रेटिफाई दोनों कर दिया है इस ट्रीटी को, और ये ट्रीटी जो है यूएन क्लॉज फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करने वाली है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएलआई स्कीम फॉर गुड्स। पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डीपीआईआईटी जो है उन्होंने
कहा है कि गवर्नमेंट रीओपन करने वाली है एप्लीकेशन विंडो फॉर पीएलआई स्कीम, जो कि वाइट गुड्स के लिए बनी है। तो वाइट गुड्स क्या होते हैं? वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कि आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, जैसे एसी, एलईडी, एलईडी लाइट्स, डिश वॉशर्स, क्लोथ्स ड्रायर, फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर, किचन स्टोव्स, वॉशिंग मशीन्स, ठीक है। तो इंडिया इसमें 100% एफडीआई अलाउ करता है अंडर ऑटोमेटिक राउट। और वाइट गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में लगभग $13.66 बिलियन की है, अगर हम 2021 के आंकड़े देखें। लेकिन कहा जा रहा है कि 2025 तक ये $21 बिलियन तक की पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका CAGR जो है वो 11% है। तो पीएलआई स्कीम्स क्या हैं? ये स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो हैं को ही अलाइंड हैं। कोर ऑब्जेक्टिव्स अगर हम पीएलआई स्कीम के देखें तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को फॉस्टर करना विद इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबली कंपेटिटिव पोजीशन करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉस्टर करना, ठीक है। ये सब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क लेकर आते हैं ये न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो पीएलआई स्कीम अगर हम वाइट गुड्स पे देखें तो 2021 में नोटिफाई की गई थी ये यूनियन कैबिनेट द्वारा, और 7 साल के पीरियड के लिए स्कीम जो है वो लाई गई थी एक्चुअली। और एक कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाना चाहती है ये एयर कंडीशनर्स, एलईडी लाइट्स इंडस्ट्री का इंडिया में। ओके, तो ये जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है कंट्री की एक्सपेक्ट की गई जा रही है कि वो 15 से 20% से बढ़कर 75 से 80% जो है वो कंट्री में ही होने लगेगी। ओके, तो बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पीएलआई वाइट गुड स्कीम का बेनिफिट लिया भी है इंडिया में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। टॉपिक सोशल इश्यूज, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नाबार्ड ने एक इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम कुलातुपुझा ग्राम पंचायत ऑफ केरला में जो है वो लॉन्च किया है। तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या? एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नाबार्ड का सस्टेनेबल ट्राइबल लाइवलीहुड्स के लिए। इस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इस प्रोग्राम के अंडर उनको ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के थ्रू जो है वो फंड किया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड का? कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना ट्राइबल फैमिलीज़ की पार्टिसिपेटरी बेसिस पर, ताकि वो सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर सकें। ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड और स्ट्रेंथन करना, ताकि इन कम्युनिटीज़ को जो है वो एज पार्टनर्स वो इनेबल कर सके पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। और ऑफ कोर्स जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको बिल्ड और स्ट्रेंथन भी करना। नाबार्ड क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हो सके कंट्री में। मेन रेगुलेटरी बॉडी है ये कंट्री के रूरल बैंकिंग सिस्टम की। 1982 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसको नाबार्ड एक्ट 1981 के अंडर बनाया गया है एज अ सेंट्रल रेगुलेटिंग बॉडी फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग और रूरल सेक्शन। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस के थ्रू इसका कोर ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट्स। टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई के डेटा के मुताबिक इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% से ग्रो किया है। अगर फाइनेंशियल ईयर हम जो 31 मार्च 2024 को एंड हुआ है उसके हम आंकड़े देखें तो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो आरबीआई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसका नाम है मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एट द इंडस्ट्री लेवल द इंडिया KLEMS डेटाबेस। तो ये डेटाबेस जो है रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट है जो कि आरबीआई ने सपोर्ट किया है ताकि प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस को इंडियन इकोनॉमी में मेजर किया जा सके, एनालाइज किया जा सके। 27 इंडस्ट्रीज़ इसमें कवर की गई हैं इंटायर इंडियन इकोनॉमी की, और ब्रॉड सेक्टोरल लेवल्स पर ये एस्टिमेट्स दे रहा है। तो अगर हम डेटा से आंकड़े देखें तो इंडिया का टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल 643.3 मिलियन रहा एज़ कम्पेयर टू 596.7 मिलियन लास्ट ईयर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ 6.8% से 6.7% पर, ठीक है, जनवरी मार्च 2024 के क्वार्टर में। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्लाइन हुआ, 9.2% जो था वो 8.5% पर पहुंच गया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो अर्बन एरियाज़ है उसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला, 48.5% से बढ़कर 50.2% हो गया। तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में भी, जो 15 एज से लेके हायर के एज के लोग हैं, ठीक है। तो अगर हम रिपोर्ट्स में जो ये की टर्म्स यूज़ किए हैं इनके बारे में देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स वो लोग होते हैं जो 15 साल या 15 साल से ऊपर हैं
या तो वो एम्प्लॉयड हैं या फिर वो अनएम्प्लॉयड है लेकिन वो विलिंग टू वर्क हैं। इन दोनों की जो डिमांड्स होती हैं जॉब की, उसी को हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट तो मतलब वही हो गया कि जो जितने लोग परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो हो गया परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स जो कि लेबर फोर्स में तो हैं लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन 2017 से इसको कंडक्ट कर रहा है, और ये एक हमें बेटर सेंस देते हैं जॉब सिचुएशन का, और रिलायबल और टाइमली डेटा देता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऐसा सिस्टम है जो कि काइनेटिक एनर्जी जो है व्हील्स की, उनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि और उसको स्टोर करता है ताकि उसको अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको मोस्टली हाइब्रिड या फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलती है, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ब्रेक लगाने से जो जो जनरेट होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल पावर में, ताकि जो व्हीकल की हाई वोल्टेज बैटरी है उसको चार्ज किया जा सके। ये कार को स्लो डाउन करने में भी हेल्प करता है, ट्रेडिशनल ब्रेक्स को भी असिस्ट करता है, ठीक है, प्रेशर अपने ऊपर ले लेता है मतलब। तो व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा पावर्ड हैं, उनको उनमें जो है एज जनरेटर ये यूज़ किया जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग को, और उस मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल लोड में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो जो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, ये आपके जो व्हील्स स्पिन हो रहे हैं उसको जो है वो जब ब्रेक लगती है तो उसको वो जब वो रिवर्स में होते हैं, मतलब जब ब्रेक लगने पर रिवर्स होते हैं ना वो व्हील्स, तो उनको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर्स से बैटरी में कन्वर्ट किया जाता है, जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये आपकी फ्यूल कंजम्पशन को भी इम्प्रूव करता है। ओवरऑल ब्रेकिंग लोड जो है ये अपने ऊपर ले लेता है, तो व्हीकल की फ्रिक्शन ब्रेक्स को जो के ऊपर जो एक तरह से प्रेशर आना था उसको भी अपने ऊपर ले लेता है, तो उससे जो वेयर एंड टियर होता है ब्रेक पैड्स का वो भी कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चंद्रावली केव। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका जो है वो बहुत ही पिच डार्क इंटीरियर्स का है, और बहुत ही छोटी सी एंट्रेंस है वहाँ पर, और एक पावरफुल टॉर्च के थ्रू ही इसको देखा जा सकता है। तो चंद्रवली केव स्टेट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है। इसको अंकाली मठ भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सेंट के नाम पर हैं ये अंकालगी, जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के थे और जो यहाँ पर आकर सेटल हुए थे। इस केव में कई तरह के चैम्बर्स हैं, जैसे पूजा प्लेस जहाँ पर एक शिवलिंग है, ड्राइंग रूम, बेडरूम और एक वाटर आउटलेट जो कि कनेक्ट करता है एक टैंक को इनसाइड से। तो एक्सकेवेशंस इस साइट पर जब की गई तो यहाँ पर थ्री हिल्स देख के अराउंड जो ये एरिया है, यहाँ पर कई तरह के कॉइन्स, पेंटेड बाउल्स, अर्दन पॉट्स देखने को मिले जो कई डायनेस्टीज़ को बिलोंग करते थे, जैसे होयसाला, सतवाहना, विजयनगर। और यहाँ पर एक रॉक इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिली है मयूरा शर्मा की, जो कि फाउंडर थे फर्स्ट कन्नड़ डायनेस्टी के, जिसको हम कदम्ब डायनेस्टी कहते हैं। और इस रीजन के कनेक्शंस रहे हैं रोम और चाइना के साथ भी। अब ये कदम्ब कौन थे? कदम्स ऑफ गोवा जो है वो सबॉर्डिनेट्स थे चालुक्याज ऑफ कल्याण के। तो चालुक्य एम्परर जो थे टाइलापा टू, उन्होंने कदम्बा शस्था को अपॉइंट किया था एज महामंडलेश्वर ऑफ गोवा, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया था उनको राष्ट्रकूटास को ओवरथ्रो करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट पारी। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में जो है ये डिसाइड किया है कि वो प्रोजेक्ट परी लॉन्च करेंगे। तो परी का मतलब क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो ये एक तरह से डायलॉग, रिफ्लेक्शन और इंस्पिरेशन इंश्योर करने के लिए एम कर रहा है ये प्रोजेक्ट, ताकि डायनामिक कल्चरल फैब्रिक ऑफ नेशन को जो है वो शोकेस किया जा सके। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है इसमें? एस्थेटिक और कल्चरल आउटलुक जो दिल्ली का है वो अपलिफ्ट किया जा रहा है, और रिच हिस्टोरिकल लेगेसी दिखाने के लिए हमारी नेशनल कैपिटल की। तो इसमें जो है पब्लिक प्लेसेस में आर्ट की रिप्रेजेंटेशन की जाएगी, और ये इसमें विमेन आर्टिस्ट भी पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। इस इनिशिएटिव को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? ललित कला एकेडमी, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलिट्री जो है यूएस की वो डेवलप करने लगी है LGM-35A सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन यूएस एयरफोर्स को उन्होंने बोला है कि वो इस प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर करेंगे क्योंकि इससे कॉस्ट जो है वो बढ़ रही हैं।
तो सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल है क्या? तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि डेवलप किया जा रहा है नॉर्थरॉप ग्रूमैन द्वारा, एयरफोर्स की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के साथ मिलकर, यूएस एयरफोर्स के फोर्स। तो ये रिप्लेस करेगा 400 जो 5 डेकेड ओल्ड LGM-30 मिनटमैन 3 ICBMs हैं। तो LGM-35A सेंटिनल जो है वो डिजिटल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करेगा और एक मॉड्यूलर ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर एम्प्लॉय करेगा। इसको जो है थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल वॉरहेड के साथ भी जो है वो इक्विप किया जा सकता है। फुली इंटीग्रेटेड लॉन्च, फ्लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं इसमें। इस मिसाइल को इवन सिलोस से भी जो है लॉन्च किया जा सकता है और कहा जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 5500 किलोमीटर रहेगी और ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सिर्फ 30 मिनट के अंदर पहुंच सकेगा। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is High Seas Treaty. This topic is important for your environment section. So India has decided to sign and ratify the High Seas Treaty, which is a global agreement for conservation and protection of biodiversity in the oceans. The High Seas Treaty, also known as the Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdictions, was negotiated in March 2023. And what are the high seas? These are those parts of the ocean which have not been included in any exclusive economic zone, territorial sea, or internal waters of a state. High seas are those areas of the ocean for which no one nation has the sole responsibility for management. So, what are the needs for UN High? What is the need for UN High Seas Treaty? So, the high seas comprises of 64% of the ocean surface, and they are about 43% of the earth. And these are home to about 2.2 million marine species and up to a trillion different kind of microorganisms. So oceans, we know, as they are an integral part of the global climate cycle also. So this treaty is being considered as a landmark in the efforts to keep the planet habitable. So climate change is already influencing and is being influenced by the ocean systems. So UN-CLOS has asked the countries to protect the ocean ecology and conserve its resources. So because it does not provide the specific mechanisms or processes to do so. So that's why this High Seas Treaty will work as an implementation agreement under the UN-CLOS, similar to what Paris Agreement has been doing under the UNFCCC. Okay. So what is UN High Seas Treaty? So it is also known as the Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdictions. This treaty is the first international law which will offer some kind of protection to nearly 2/3 of the ocean. This will be a legally binding treaty. Okay. If we look at the key provisions of this treaty, then there will be demarcation of marine protected areas. These are those areas where ocean systems are under severe stress, and these can be called as the national parks or wildlife reserves of the oceans. Activities in these areas will be highly regulated. Only about 1.44% of high seas are currently protected, and countries have agreed in the Convention on Biodiversity that was conducted in Montreal, Canada in December 2022 to put at least 30% of degraded coastal and marine ecosystems under effective restoration by 2030. So it has also this High Seas Treaty will also have provisions for the sustainable use of marine genetic resources, which is being currently extracted, and any benefits arising out of such efforts, including monetary gains, will be free from any strong intellectual property rights control. Knowledge which will be generated from such expeditions will also remain openly accessible to all. Under the new treaty, any commercial or other activities that can have significant impact on marine ecosystem would require an environmental impact assessment. So there will also be capacity building and technology transfer so that we can help small island states and landlocked nations to meaningfully participate in the conservation efforts. So this treaty will also be creating a new body to manage conservation of ocean life and establish marine protected areas in the high seas. So this treaty will become an international law only after 120 days, after at least 60 countries submit their formal ratification documents. As of now, 91 countries have signed this treaty, but only 8 of them have ratified and made the submission. India has decided to sign and ratify the High Seas Treaty, and this treaty would be operating under the UN-CLOS framework. Okay. So the next topic is PLI scheme for white goods. This topic is important for your economy section. So according to REPIIT, the government will reopen the application window for the PLI scheme for white goods. What are white goods? These are those consumer durables which are
significant household appliances like the ACs, LED lights, dishwashers, freezers, refrigerators, kitchen stoves, washing machines, clothes dryers. Okay, so India allows 100% FDI under the automatic route for them, and white goods industry in India has a market value of $13.66 billion in the fiscal year 2021, and it is being said that it is projected to surpass $21 billion by 2025 because it is growing at a CAGR of 11%. So what are PLI schemes? These are the strategic initiatives of Government of India aligned with the vision of Atmanirbhar Bharat, and the core objectives of the PLI scheme are to improve efficiency, foster economies of scale, position Indian manufacturers as globally competitive, foster domestic manufacturing, and all sectors approved under the PLI scheme adhere to a broad framework centered around the new and emerging technologies. Okay, so what is this PLI scheme for white goods? This scheme is being implemented over a 7 years period, and it has an outlay of 26238 crore rupees. It has been designed to create a complete component ecosystem for air conditioners and LED lights industry in India. With the launch of this scheme, domestic value addition of for the white goods is expected to grow from the current 15 to 20% to 75 to 80%. Okay, so already major consumer durable brands have become the beneficiaries of this scheme. So the next topic is integrated tribal development program. This topic is important for your social issues and your governance section. So recently NABARD has launched an integrated tribal development program in Kulathupuza, Gram Panchayat of Kerala. So what is this program? This is a flagship program of NABARD for sustainable tribal livelihoods. It is based on the WADI model of tribal development, which has evolved with the support of national and international development agencies. The projects under this program are funded through Tribal Development Fund. The objective of the fund is to create replicable models of integrated development of tribal families on a participatory basis so that they can have sustainable income generating activities. Okay, the aim is also to build and strengthen tribal institutions so as to enable communities to be partners in policy formulation, and of course to build and strengthen producer organizations. So, what is NABARD? It is a financial institution which was set up by the Government of India to promote sustainable agriculture and rural development in the country. So, it was established in 1982 as the main regulatory body in the country's rural banking system, and it helps in agricultural financing and rural section. So, it was established under the NABARD Act of 1981, and it aims to promote agricultural and rural development through participative financial and non-financial interventions, including technology, innovations, institutional development. Okay. So the next topic is employment rates. This topic is important for your economy section. So according to RBI's data, India's employment rate grew by 6% in the fiscal year which ended in March this year as compared to the last year. So what is this RBI's latest report? It sources data from the measuring productivity at the industry level, that India KLEMS database. So this database is part of the research project supported by RBI to analyze productivity performance in the Indian economy. So this database is covering 27 industries which comprise of the entire Indian economy. This database also provides these estimates at the broader sectoral levels. So India's total employment stood at 643.3 million in 2023-2024 period versus 596.7 million in financial year 2023. So the unemployment rate in urban areas decreased from 6.8% during January-March 2023 to 6.7% in January-March 2024. The female unemployment rate declined from 9.2% to 8.5%. The labor force participation rate in urban areas has shown an increasing trend from 48.5% to 50.2% for the same period. There was also an increasing trend in worker population ratio for persons of age 15 years and above. Okay, so what are the key terms of this report? So we have seen that labor force participation rate is being used here. So what is this? So this is the labor force which consists of people who are of age 15 years or older. So they can be categorized into two major categories: those who are employed and those who are unemployed but they are willing to work, or they are actively looking for a job. So both of them have a demand side of the job. So this demand is what we call as labor force participation rate. So employment rate, we all know that it is the percentage of people who are employed. The unemployment rate is those who are in the labor force but they are not employed. So how do we get these data?
So periodic labor force surveys conducted by National Statistics Organization since April 2017, and it was launched as part of efforts to get better sense of the job situation and provide reliable and timely data. Okay. So the next topic is regenerative braking. This topic is important for your science and tech section. So regenerative braking is a system which has been designed to convert the kinetic energy of the wheels to a form which can be stored and used for other purposes. So it is a mechanism which is found on most hybrid and full electric vehicles. It is also called a kinetic energy recovery system. It captures the kinetic energy from braking and then it converts it into electrical power that can charge the vehicle's high voltage battery. It also slows down the car. It also assists the use of traditional brakes. So vehicles which are propelled by electric motors use these regenerative braking as generators when using the this braking, and braking uh, gets transferred. Braking transfers the mechanical energy from the wheels to an electrical load. So basically the energy from your spinning wheels is being used to reverse the direction of electricity from the electric motor to the battery. Okay, so it will improve your fuel consumption, reduce the overall braking load which is taken on by the vehicle's friction brakes. Therefore it will reduce the wear and tear on the brake pads. So the next topic is Chandravali Cave. This topic is important for your art and culture section. So exploring the Chandravali Cave complex in Chitradurga district of Karnataka is not for the faint-hearted because it has pitch dark interiors which are accessible only through a narrow entrance, and they are visible only with the help of a powerful torch. So this Chandravali cave is located in the state of Karnataka. This cave has a complex which is also known as the Ankali Mutt because a saint from Ankalagi in Belagavi district is believed to have come here and settled here. So this cave has many chambers like the puja place with a shivling, a drawing room, a bedroom, and a water outlet which connects to a tank inside. So if we look at the historical significance, then excavations around this site, which is surrounded by three hills, have revealed coins, painted bowls, earthen pots, which date back to various dynasties like the Hoysala, Satavahana and Vijayanagar Empire. So this is also there is also a rock inscription of Mayura Sharma, who was the founder of the first Kannada dynasty, which is also known as the Kadamba dynasty. So this region also had connections with Rome and China. So who were the Kadambas? So Kadambas of Goa were the subordinates of Chalukyas of Kalyana. So Chalukya Emperor Tailapa II appointed Kadamba Shastadeva as Mahamandaleshwar of Goa for his help in overthrowing the Rashtrakutas. Okay. So the next topic is Project Pari. This topic is important for your art and culture section. So Ministry of Culture is um, Ministry of Culture has recently initiated the Project Pari. Pari stands for Public Art of India, which aims to stimulate dialogue, reflection, and inspiration, contributing to the dynamic cultural fabric of the nation. So it will provide a platform to uplift the aesthetic and cultural outlook of Delhi while adding grandeur to the rich historical legacy of our national capital. So there will be representation of art in public places. And women artists will also be an integral part of this project, and this initiative is being executed by the Lalit Kala Academy, which is an autonomous institution under the Ministry of Culture. So the next topic is Sentinel Intercontinental Ballistic Missile. This topic is important for your security section. So the US military will continue developing its new LGM-35A Sentinel Intercontinental Ballistic Missile, but it has told the US Air Force to restructure this program because the costs are ballooning. Okay, so what is this Sentinel nuclear missile? This is an intercontinental ballistic missile which is being developed by Northrop Grumman in cooperation with US Air Force Global Strike Command, and it will replace the 5-decade-old LGM-30 Minuteman III ICBMs. This new Sentinel will incorporate digital engineering technologies and employ a modular open system architecture so as to provide interoperability and reduce life cycle costs. It will be equipped with thermonuclear missile warheads. It will feature fully integrated launch, flight, and infrastructure systems, as well as modern command and control technology and ground equipment. These new missiles will also be launched from silos, whose doors can remain closed during warhead maintenance, eliminating any security threat. This missile will have a range exceeding 5,500 km, and it can reach any target across the world in just 30 minutes post launch. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.